तो आज हम उस ऊर्जा की कहानी में उतर रहे हैं जो हमारी मतलब पूरी दुनिया को चलाती है, कोयला और पेट्रोलियम। हम्म, हमारे पास इन पर विज्ञान की कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक से कुछ सवाल जवाब हैं। अब शायद ये सुनने में बहुत बेसिक लगे, लेकिन आज हम इन बुनियादी बातों को ही एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करेंगे और कुछ बहुत गहरे सवालों तक पहुंचेंगे। बिल्कुल। आज का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये हैं क्या, बल्कि ये समझना है कि करोड़ों साल पहले जो धूप, जो ऊर्जा धरती में दफन हो गई थी, वो आज हमारी गाड़ियों और फैक्ट्रियों को कैसे चला रही है और इसकी असली कीमत क्या है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हम सब ने स्कूल में सुना है कि कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल संसाधन है। ये बात इतनी आम हो गई है कि शायद हम इसका असली मतलब ही भूल गए हैं। सही कहा। अनवीकरणीय का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये खत्म हो जाएंगे। असली मुद्दा है, क्या कहते हैं, एनर्जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, EROI। इसे ऐसे समझिए कि ऊर्जा निकालने के लिए भी तो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है ना। हाँ बिल्कुल। तो 20वीं सदी की शुरुआत में 1 बैरल तेल की ऊर्जा खर्च करके 100 बैरल तेल निकाला जा सकता था। आज कुछ जगहों पर यह अनुपात 1 के बदले 5 तक गिर गया है। अरे बाप रे, मतलब हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और मिल कम रहा है। एग्जैक्टली। असली संकट ये है। ये तो बिल्कुल ही एक अलग नजरिया है। मतलब हम कुएं में और गहरी बाल्टी डाल रहे हैं लेकिन हर बार बाल्टी खाली आ रही है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। ये बने कैसे? कोयले की कहानी तो मुझे किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। हाँ, ये है भी कमाल की। कोयले का हर टुकड़ा जो आज बिजली बना रहा है, वो कभी एक जिंदा पौधा था। आज से लगभग 30 से 36 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस काल में धरती पर बहुत बड़े-बड़े दलदली जंगल थे। अच्छा। और उस दौर में मतलब ऐसे बैक्टीरिया या फंगस थे ही नहीं जो लकड़ी के लिग्निन को पूरी तरह सड़ा सकें। मतलब पेड़ मरने के बाद सड़कर मिट्टी में नहीं मिलते थे, वो बस एक के ऊपर एक जमा होते गए। बिल्कुल, वो विशाल पेड़ गिरते गए, दबते गए, और लाखों सालों के दबाव और गर्मी ने उन्हें एक तरह की कार्बन बैटरी में बदल दिया। कार्बन बैटरी, वाह। इसीलिए उस युग को कार्बोनिफेरस यानी कार्बनधारी युग कहते हैं। तो जब हम कोयला जलाते हैं, हम असल में 30 करोड़ साल पुरानी धूप की ऊर्जा को रिलीज कर रहे होते हैं। ये कोई पत्थर नहीं बल्कि एक प्राचीन जंगल का जीवाश्म है। कमाल है। अच्छा, ये तो हुई कोयले की बात जो जमीन पर पैदा हुआ। अब आते हैं इसके समुद्री भाई पर, पेट्रोलियम। इसकी कहानी भी उतनी ही नाटकीय है। और शायद ज्यादा पुरानी भी। पेट्रोलियम की कहानी शुरू होती है समुद्र में तैरने वाले छोटे छोटे जीवों और पौधों से, जिन्हें प्लैंकटन कहते हैं। प्लैंकटन, हाँ। परतें चढ़ती गईं। लाखों सालों तक जमीन की गहराई में जो जबरदस्त गर्मी और दबाव था, उसने इन जैविक अवशेषों को एक गाढ़े काले तरल में बदल दिया, जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं। हाँ, या पेट्रोलियम। और इसीलिए इसे काला सोना कहते हैं। ये नाम सिर्फ रंग की वजह से नहीं, कीमत की वजह से है। और इस नाम के पीछे भी एक दिलचस्प इतिहास है। 19वीं सदी में, मतलब पेट्रोलियम से पहले, सबसे कीमती ईंधन व्हेल का तेल होता था। अच्छा, जिससे लैंप चलते थे। हाँ, और उस तेल के लिए व्हेलों का इतना शिकार हुआ कि वो विलुप्ति की कगार पर आ गईं। तो एक तरह से देखें तो पेट्रोलियम की खोज ने व्हेलों को बचा लिया, लेकिन इसने एक नए तरह के पर्यावरणीय संकट को जन्म दे दिया। ये तो विडंबना है। मतलब एक समस्या का हल दूसरी और शायद उससे भी बड़ी समस्या का कारण बन गया। अच्छा, तो धरती के नीचे से ये जो गाढ़ा काला पदार्थ निकलता है, ये हमारी गाड़ियों वाले पेट्रोल से तो बहुत अलग दिखता है। ये सफर कैसे तय होता है? ये सफर तय होता है रिफाइनरी में। रिफाइनरी को आप एक बहुत ऊंची इमारत की तरह समझिए। कच्चे तेल को नीचे से गर्म किया जाता है। गर्मी से तेल के अलग अलग हिस्से भाप बनकर ऊपर उठते हैं। ओके। जो सबसे हल्के अंगु होते हैं, जैसे पेट्रोल, वो सबसे तेजी से उड़कर इमारत की सबसे ऊपरी मंजिलों तक पहुंच जाते हैं। और वहां उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। हाँ, ठंडा करके। और जो भारी और सुस्त हिस्से होते हैं, उनका क्या होता है? वो नीचे ही रह जाते हैं। बीच की मंजिलों पर डीजल और केरोसिन जैसे उत्पाद मिलते हैं। और सबसे नीचे जो सबसे भारी, गाढ़ा और चिपचिपा हिस्सा बचता है, वो होता है डामर, जिससे सड़कें बनती हैं। बिल्कुल। तो एक ही कच्चे तेल से हवाई जहाज के ईंधन से लेकर सड़क बनाने वाले डामर तक सब कुछ निकलता है। ये तो कमाल की प्रक्रिया है। अब अगर कोयले की बात करें तो क्या उसे भी ऐसे ही साफ करते हैं? कोयले की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। उसे हवा की गैर मौजूदगी में बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है। इसे सूखा आसवन कहते हैं। इससे 3 मुख्य चीजें मिलती हैं: कोक, कोल तार और कोयला गैस। और एक बात साफ कर दूं,
इससे पेट्रोल नहीं मिलता। यह एक आम गलतफहमी है। कोक, मुझे तो हमेशा लगता था कि कोक का मतलब कोका कोला होता है। ये जानना कि ये कोयले से बना एक सुपर फ्यूल है जो स्टील बनाने के काम आता है, ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। हाँ, ये बहुत मजबूत और लगभग शुद्ध कार्बन होता है। स्टील की भट्टियों के लिए ये एकदम जरूरी है। लेकिन कोलतार शायद इससे भी ज्यादा दिलचस्प उत्पाद है। लोग जानते हैं कि सड़क बनाने या पेंट में काम होता है, पर इसका एक और पहलू है। शुरुआती दिनों में एस्पिरिन जैसी जीवन रक्षक दवा का एक अहम हिस्सा कोलतार से ही निकाला जाता था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इसने आधुनिक फार्मास्यूटिकल्स की नींव रखी थी। मतलब जिस चीज से सड़कें बनती हैं उसी से दवाइयां भी बन रही थी। ये तो अविश्वसनीय है। इन दोनों के साथ एक तीसरा साथी भी है, प्राकृतिक गैस। भारत में इसका नाम आते ही मुंबई हाई याद आता है। हाँ, मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल और गैस का क्षेत्र है। प्राकृतिक गैस, जो मतलब मुख्य रूप से मीथेन होती है, वो अक्सर पेट्रोलियम भंडारों के ऊपर ही पाई जाती है। और इसके दो रूप हम रोज इस्तेमाल करते हैं, सीएनजी और एलपीजी। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो गाड़ियों में इस्तेमाल होती है, और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों के सिलेंडर में होती है। कहा जाता है कि सीएनजी पेट्रोल और डीजल से ज्यादा साफ ईंधन है। हाँ, जलने पर ये प्रदूषण कम फैलाती है, इसीलिए इसे एक बेहतर जीवाश्म ईंधन माना जाता है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। और वो क्या है? मैंने सुना है कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन में मीथेन लीक होती है, और मीथेन तो खुद एक बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। तो क्या ये वाकई इतनी क्लीन है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है। गाड़ी से निकलने वाला धुआं बेशक कम है, लेकिन अगर हम इसका पूरा लाइफ साइकिल देखें, मतलब जमीन से निकालने से लेकर पाइपलाइन के जरिए ट्रांसपोर्ट करने तक, तो मीथेन का रिसाव एक बड़ी चिंता है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले गर्मी को 80 गुना ज्यादा सोखती है। 80 गुना? हाँ, तो क्लीन शब्द थोड़ा भ्रामक हो सकता है। ये क्लीनर है, पर पूरी तरह क्लीन नहीं। मतलब कोई भी आसान जवाब नहीं है। ये सब हमारी दुनिया की जो एक जटिल निर्भरता है उसे दिखाता है। हमारी गाड़ियां, उद्योग, घर, सब कुछ इन्हीं पर टिका है। लेकिन इसकी एक कीमत है, और वो कीमत हमारा पर्यावरण चुका रहा है। कोयले के जलने से सल्फर गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। इसीलिए तो आज इनके इस्तेमाल को कम करने की बात हो रही है। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है। हमारे लिए शहरों में बैठकर ये कहना बहुत आसान है कि कोयला बंद करो, पर उस राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था, लाखों लोगों का रोजगार, सब इसी पर तो निर्भर है। आपने बिल्कुल नस पकड़ लिए। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक मुद्दा नहीं है, ये एक गहरा सामाजिक और आर्थिक मुद्दा भी है। इसी को जस्ट ट्रांजिशन यानी न्यायपूर्ण बदलाव की चुनौती कहते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कल से कोयला बंद। हमें ये सोचना होगा कि जो लोग अपनी रोज रोटी के लिए इस उद्योग पर निर्भर हैं, उनके लिए विकल्प क्या हैं, उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। ऊर्जा का बदलाव तभी सफल होगा जब वो समाज के हर तबके के लिए न्यायपूर्ण हो। तो आज हमने कोयले के प्राचीन जंगलों से लेकर पेट्रोलियम के समुद्री मूल तक का सफर तय किया। हमने रिफाइनरी की ऊंची इमारतों को समझा और सीएनजी की क्लीन छवि के पीछे छिपी जो जटिलता है उसे भी देखा। ये साफ है कि ये ईंधन हमारी तरक्की के इंजन रहे हैं, लेकिन अब ये हमारे भविष्य के सामने सबसे बड़े सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जिन स्रोतों से हमने ये जानकारी ली, वही भविष्य का रास्ता भी सुझाते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। और यहीं पर मैं आज की बातचीत को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। कहते हैं कि पाषाण युग इसलिए खत्म नहीं हुआ कि दुनिया में पत्थर खत्म हो गए थे, बल्कि इसलिए कि इंसान ने बेहतर तकनीक खोज ली थी। तो क्या तेल का युग भी इसलिए खत्म होगा कि तेल खत्म हो जाएगा, या इसलिए कि हम आखिरकार ये तय कर लेंगे कि इसकी असली कीमत बहुत ज्यादा है और उस फैसले को हकीकत में बदलने के लिए हम व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर क्या बदलने को तैयार हैं?